जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं 10 क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उससे लिए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तर होगा। पत्तों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। देखेंगे ये पत्ता हो गया, ये क्या हो गया? ये लीफ हो गया। ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया ना इसी में होती है, पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। यानी अपने शरीर में जो ब्लड है उसमें यूरिया की मात्रा कितनी है? तो देखेंगे यूरिया की मात्रा है 20 mg यानी 20 मिलीग्राम है। और बात करें यूरिया का अणु सूत्र NH2CO NH2, ये क्या होता है? यूरिया का अणु सूत्र होता है। और यूरिया में बात करें नाइट्रोजन का तो 46.6 यहाँ आपको बोरा पर देखिएगा यूरिया का लिखा गया होता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो कितना होगा? 47%। अगर 47 नहीं दिया होगा तो 46.6% आपका उत्तर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी हम सांस लेते हैं तो उसके दौरान कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20% का होता है ताप निकलता है। क्या होगा? 20% ताप निकलता है। अगला प्रश्न होगा, 4 नंबर प्रश्न होगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपका उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन। वृक्क का होता है किडनी का होता है ये एक उत्सर्जन तंत्र है। किडनी क्या है? एक उत्सर्जन तंत्र है जो बेकार पदार्थों का निर्माण करके बाहर करता है। आगे प्रश्न देखेंगे, पौधों के बाह्य भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। ये क्या होगा? ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? तो आपका यहाँ पे देखेंगे आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है? पेड़ पौधे दिन में ही केवल भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे केवल दिन में ही क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। क्या कहलाएगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। तो वह श्वसन क्या कहलाता है? तो श्वसन की क्रिया। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर ऊर्जा उत्पादन नहीं होता तो हम लोग क्या करते? बाकी श्वसन की क्रिया करते तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए क्या होती है कि सब श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आखिर कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। यहाँ पे आपका उत्तर होगा श्वसन जो क्रिया है, सांस लेने की क्रिया है पेड़ पौधे या जलीय जीव बात करें, स्थलीय जीव बात करें, सबके लिए श्वसन अनिवार्य है। अगर श्वसन की क्रिया ना करें तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा, जानवर मर जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्या है? मैग्नीशियम
कहाँ पाए जाते हैं तो देखेंगे मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। यानी बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा हुआ है, बीपीएससी रेलवे में अनेकों बार पूछा हुआ है कि हरे पेड़ पौधे में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हरे पेड़ पौधों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और बात करें ना, पालक में आयरन पाई जाती है, पालक में लोहा पाई जाती है। यहाँ पे बात करें ना, द क्लोरोफिल ना, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे, तो क्लोरोफिल आपका उत्तर का होगा यहाँ पे क्लोरोफिल। आगे देखेंगे प्रश्न, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में यानी कितने विश्व में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 विश्व पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने विश्व, तो 4 विश्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसके दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है और उनके द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त करके अपने श्वसन एवं दिनचर्या को अपने सब पूरा करते हैं। अगर बात करें ना, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6, ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का ये सूत्र हो गया। अगर चीनी की बात करें, C12H22 और O11, ये क्या होता है, तो चीनी का ये क्या होता है, तो चीनी का होता है अणुसूत्र होता है। ये क्या है, तो चीनी का अणुसूत्र होता है। बात करें तो ताड़ी होती है ना, ताड़ी जो होती है वो ग्लूकोज जितना ऊर्जा देता है। जो ताड़ी होता है, जो सूर्योदय से पहले अगर हम ताड़ी पीते हैं तो क्या होगा, ऊर्जा जो देगा वो ग्लूकोज के बराबर ऊर्जा देगा। मात्रा ध्यान रहे, मात्रा कम होनी चाहिए। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे सी का होगा अर्धपारगम्य। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ पारगम्य मतलब क्या होता है, अपारगम्य मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है ना। देखिए पारगम्य मतलब क्या होता है कि आर पार कर जाता है। शीशा होता है, शीशा से प्रकाश आर पार कर जाता है, शीशा से प्रकाश क्या होता है, आर पार कर जाता है। अपारगम्य मतलब क्या होता है, कोई वस्तु है ना, जैसे दर्पण है, दर्पण की कोई वस्तु चाहे प्रकाश ही क्या होता है, पार नहीं कर पाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपारगम्य। अर्धपारगम्य मतलब क्या, हल्का हल्का सा प्रकाश पार करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे बात किया है कोशिका, तो अपने शरीर में कोशिका है ना, जो पदार्थ होते हैं ना, तो पारगम्य मतलब क्या होता है, जो आर पार नहीं करता है। अर्धपारगम्य मतलब होता है हल्का हल्का सा पार होता है, ठीक है ना। अपारगम्य मतलब क्या होता है, जिसे आर पार नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, 11 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब बात करें, दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो ऑप्शन आपका होगा उत्तर सी, किण्वन क्रिया होती है। देखेंगे दही जमता है ना, दही जमता है तो ये रासायनिक क्रिया होती है। क्रियाएं कितनी होती है, दो, एक भौतिक क्रियाएं होती है, एक रासायनिक क्रियाएं होती है। तो भौतिक क्रियाएं में होती हैं जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो कुछ क्षणिक में होता है और फिर क्या होता है, पुनः वह उसी रूप में आ जाता है। लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है वह हमेशा के लिए क्या होता है, अपने रंग रूप आकार बदल जाता है। जैसे दूध से दही बन गया, जैसे दूध से दही बन गया तो क्या दूध, फिर हम दही से क्या दूध बना सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं ना। जिस तरह कोई वस्तु जल गया, पेट में भोजन पच गया, तो क्या जो भोजन पच करके अगर लेट्रिन बन गया तो क्या उससे हम रोटी बना खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। भोजन पच गया तो क्या है, यहाँ पे रासायनिक ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। देखेंगे इसमें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, यानी हमको हमेशा ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, बिना ऊर्जा के हम काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं, मेरा गला का है सूख रहा है धीरे धीरे, तो क्या हमें ऊर्जा की आवश्यकता है ना, ऊर्जा की आवश्यकता है। जब जल पिएंगे, पानी ग्रहण करेंगे तो हमें क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। और बात करें तो शरीर में वृद्धि भी चाहिए,
अगर मान लीजिए हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो शरीर में वृद्धि भी होगा, और उसी तरह टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी अपने शरीर में क्या होते हैं, कोशिका होते हैं, उसके बाद ऊतक होते हैं, कोशिका उस समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये सबके सबका होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे उत्तर होगा, जबकि यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, यहाँ पे देखेंगे आपका उत्तर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा आपका उत्तर, नेफ्रॉन होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, आपका आगे प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब क्या है, मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग है वह कौन सा है, तो गिल्स होता है। देखेंगे ना आके जलीय जीव और स्थलीय जीव। जलीय जीव का होता है, जलीय जीव होता है जल में रहते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे ये जल में H2O ना, और देखिएंगे ये जलीय जीव है, ये क्या है, जलीय जीव है। ये क्या हो गए, स्थलीय जीव। यानी स्थलीय जीव दोनों श्वसन की क्रियाएं कर रहे हैं, यहाँ समझेंगे बात को, है ना। यहाँ स्थलीय जीव है, यहाँ जलीय जीव है। तो ये बात करें ना, जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन, यहाँ देखेंगे यहाँ जल में घुले हुए ऑक्सीजन, यहाँ जल में घुले हुए ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है। तो जो भी जिस जीव में अगर गिल्स होगा, गलफड़ होगा, वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेकर अपने श्वसन की क्रिया करेंगे। और स्थलीय जीव जिसमें लंग्स होगा, फेफड़ा होगा, वो ऑक्सीजन यानी हवा में, जो हवा में ऑक्सीजन होगा वो लेकर अपना क्या करेंगे, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर ग्रहण करके श्वसन की क्रिया करेंगे। तो जलीय जीव में और स्थलीय जीव में यही अंतर है, कि जलीय जीव में गिल्स पाया जाता है और स्थलीय जीव में क्या होता है, कि लंग्स, फेफड़ा पाया जाता है। गिल्स का होगा गलफड़ और लंग्स का होगा ना, फेफड़ा होगा। अब देखेंगे ना, आखिर अगर मान लीजिए अगर हम लोग स्थलीय जीव हैं, अगर जल में जाते हैं तो मर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गिल्स नहीं है। गिल्स नहीं होने के कारण ही हम क्या हो, जल में जाते हैं तो मर जाते हैं। और जलीय जीव में क्या होता है, लंग्स नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, बाहर आते हैं तो मर जाते हैं। इसलिए मेढक, बेंग, जिस हम अपनी भाषा में बोलते हैं बेंग, मेढक में क्या होते हैं, मेढक में होंगे आपके गिल्स भी होंगे ना, गलफड़ होंगे, और त्वचा से भी लेते हैं सांस लेते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं। और बात करें लंग्स भी होता है। मेढक 3 तरह से श्वसन की क्रियाएं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो देखेंगे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा क्या होते हैं, पौधों में गैस निकलते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। देखेंगे क्लोरोफिल किस रंग का होता है, तो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। जो क्या होते हैं कि जो पत्तियों का रंग का है, किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरे होते हैं। ये पत्ती का है, पत्ती का रंग हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण ही हरे होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर आपका हो जाएगा हरा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो यहाँ पर क्या होगा, मृतजीवी आपका उत्तर होगा। क्या होगा आपका उत्तर, मृतजीवी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो आपका उत्तर होगा पुराने जाइलम में। क्या होगा, पुराने जाइलम में। जो जाइलम का होते हैं आखिर जो पेड़ पौधे में होते हैं ना, तो पुराने जाइलम में ना जितने पुराने वृक्ष होंगे उतना ही उसमें क्या होंगे, आखिर गोंद और रेजिन पाए जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न इस प्रकार है, आखिर रक्त क्या है? रक्त क्या है आपको देखेंगे। अगला प्रश्न है इस प्रकार, रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए आपका ब्रिक यानी किडनी एक क्या है? KIDNEY क्या है? आखिर उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? एक उत्सर्जी मतलब क्या है? आखिर शरीर से बेकार पदार्थों का निर्माण करके बाहर करता है ना, तो वही क्या होंगे? उत्सर्जी अंग होंगे। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। आपका उत्तर होगा पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाएंगी कहाँ? ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, पत्तियों में आपका उत्तर होगा। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन, यानी वायु श्वसन अवायवीय श्वसन ना। ये क्या है? बिना ऑक्सीजन के लेंगे अवायवीय श्वसन होगा, ऑक्सीजन के लेंगे उपस्थिति में वायु श्वसन होगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? अवायवीय श्वसन आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने क्रिया क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने क्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। देखेंगे मनुष्य एक मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। मनुष्य एक मिनट में लगभग 14 से 16 बार सांस लेता है। और एक बार सांस लेने और छोड़ने में समय कितना लगता है? तो लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। यानी सांस लेने में 3 सेकंड लगता है और सांस छोड़ने में 2 सेकंड का समय लगता है। आइए ये देखते हैं कैसे होता है। देखेंगे सांस, जैसे ये औसतन लिया गया है, ये क्या है? औसतन लिया गया है। जैसे रात में कोई व्यक्ति सोता है तो लंबा खर्राटा मारता है। जब लंबा खर्राटे मारेगा तो उसको औसतन सबको मिला करके एक औसत एवरेज निकाला गया है श्वसन की गति ना। तो सांस लेने में कितना? 3 सेकंड लगता है और छोड़ने में 2 सेकंड का समय लगता है। क्या होगा? सांस लेने में 3 सेकंड और छोड़ने में 2 सेकंड और एक ही मिनट में कुल कितने? तो लगभग 14 से 16 बार सांस लेंगे। अगर हम बात करें ना तो हार्ट बीट क्या होता है? एक मिनट में अपना हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। एक मिनट में अपना हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। क्या होगा? 70 से 72 बार धड़केगा। अगर हम उत्तेजना डर की स्थिति में चाहे पहाड़ पर चढ़ें, चाहे उतरें, चाहे दौड़े, तो क्या होगा? हार्ट बीट यानी हृदय का धड़कन क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो श्वसन की गति भी क्या होंगी? यहाँ पे बढ़ जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन यानी लोहा के कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, एनीमिया रोग है। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, एनीमिया रोग है। यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ टीबी के देखेंगे ना, टीबी का आपको अनेकों नाम है। टीबी, तपेदिक क्या है? तपेदिक, क्षय रोग, इसी का नाम है यक्ष्मा। क्या है? यक्ष्मा। यहाँ देखेंगे टीबी के क्या है? अनेकों नाम है। यानी टीबी हो गया, यहाँ पे क्या है? तपेदिक, क्या है? क्षय रोग, ये क्या है? आगे यक्ष्मा, ये टीबी का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में यानी पेड़ पौधे में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। और फ्लोएम क्या होता है? भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम में क्या करते हैं? ताकि जड़ से नीचे जल अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा अमीबा। अमीबा का देखेंगे तो अमीबा में ना, अमीबा का है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इनका जो आकार बोलते हैं ना, अनिश्चित होता है अमीबा का। और खाने का इनके कोई मुख जैसे
क्या है, विशेष आकार रचना नहीं होती हैं। ये अपने बाहों को, भुजाओं को फैला करके किसी वस्तु को, कूटपाद को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और वो खाते हैं, पचाते हैं, और कहीं से भी छिद्र करके जो आपको क्या है अब बेकार पदार्थ है वो बाहर निकाल देते हैं। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा। तो आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये बात समझेंगे कैसे होगा, देखेंगे। हम लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जीव जंतु लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वहीं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं ना। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इस प्रकार, आखिर स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, पौधे के पत्तियों में पाया जाएगा। पौधों के पत्तियों में ये क्या होगा, पत्ती होगा, और इसमें ना स्टोमाटा पाए जाते हैं। क्या होगा, स्टोमाटा ना, जिसे क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। स्टोमाटा क्या होगा, आके पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाएगा ना। अगला प्रश्न देखेंगे इस प्रकार है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग में, यहाँ पे आपको देखेंगे 120 mmHg। क्या है, 120 mmHg होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आखिर इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए ना पत्ती ही जिम्मेदार होते हैं। पत्ती ही प्लांट से भोजन बनाने में कौन, पत्ती ही भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग है कौन? तो पत्ती ही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है, आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भौतिक प्रक्रिया है। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना? तो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ये बात करना तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभी आपको बतलाएं, क्या पेट में भोजन पच गया ना, तो क्या इसे फिर हम बना सकते हैं बाहर आने के बाद? जी नहीं बना सकते हैं। और सबसे पहले शरीर में भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से ना, मुंह से भोजन पचना शुरू होता है। यानी इतना बड़ा रोटी डाले, चावल डाले, कुछ भी डाले, उसको लेके दांत से हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते फूटते काटते हैं, और लार के माध्यम से, लार में मिलता है, उसके बाद अंदर जाता है। तो भोजन पचना कहाँ से शुरू हो गया? आपको मुंह से शुरू हुआ। अब अंतिम रूप से जो छोटी आंत में भोजन, छोटी आंत में यहाँ सब क्रियाएं होती हुई आएगी, और अंतिम रूप से छोटी आंत में पचती और रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्तर आपका परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न होगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आपका उत्तर होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे, देख लेंगे फिर से एक बार, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। तो क्लोरोफिल, ठीक है, स्वपोषी यानी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल जो पेड़ स्वयं भोजन कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे बनाते हैं ना। अब देखेंगे ना, आके यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। अब बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, जल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश। इन्हीं चारों के उपस्थिति में इन्हीं चारों को एक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 2, और ये क्या हो गए 3, ये क्या हो गया 4 ना। आखिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करके, और जल क्या करते हैं, नीचे से ग्रहण करते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश जब मिलता है तब ना पेड़ पौधे क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं ना। यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आपका
डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं। पायरुवेट के विखंडन यानी टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्रिया कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्रिया कहलाती है। क्या होगा देखेंगे, अगर आप मैथ का अगर पढ़ रहे होंगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको मैथ और रीजनिंग दोनों यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। चलिए आगे हैं, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाएगी? तो हमारे आमाशय यानी पेट में, हमारी आमाशय यानी पेट में क्या है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? तो हमारे आमाशय यानी पेट में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। आपका उत्तर होगा काकरोच। काकरोच मतलब अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, अपनी भाषा में कैसे बोलते हैं? तेल चट्टा बोलते हैं ना, जो हल्के से रेड रंग के, रेड कलर के होते हैं। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैक्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लैक्टेक्स कहते हैं ना। अब आगे प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में आपको यकृत से प्रवेश करती है। यकृत मतलब क्या होगा? लीवर से प्रवेश करती है। लीवर से क्या होगा? लीवर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं? तो पेड़ पौधे केवल दिन में ही अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में, पेड़ पौधे में फ्लोएम संवाहक होता है। यहाँ पर देखेंगे आपका भोजन में फ्लोएम का होता है, और जाइलम का होता है। जाइलम होता है जल के लिए संवाहक होता है, और यहाँ बात करें ना फ्लोएम ना भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है, और जड़ का होते हैं, जल अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं, और वो कहाँ? पत्तियों तक पहुँचाते हैं, और जल से ही क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पे दिया है सीरम, और सीरम का होता है। क्या होता है? सीरम का होता है। तो सीरम देखेंगे, आखिर जो ब्लड जब निकलता है ना, तो उसमें से ना सीरम जो होता है निकलता है। जब ब्लड चेक कराएंगे तो क्या होगा? सीरम निकलेगा। और सीबम, देखिए सीबम का होता है, जब हम सो के, जब रात में सोए, अच्छा दिन में सोए, कभी सोए, तो नाकी में देखिए, नाक के पास ना, यहाँ पे मुंह पे ना, इतने दूर जो पसीना निकलता है ना, ऐसे देखेंगे तो देखेंगे तैलीय पदार्थ निकलता है। यहाँ से क्या है? तैलीय पदार्थ निकलेगा, उसी को बोलते हैं सीबम। उसे क्या बोलते हैं? सीबम। तो सीरम और सीबम दोनों दो गो होता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आखिर प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, आपका उत्तर होगा हरित लवक। देखिए, अंग और अंगक का होता है। अंग मतलब होता है ना, जैसे पत्ती हो गया ना, ये क्या हो गए? देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये पत्ती हो गया, ये अंग हो गए। ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ये भाग ले रहे हैं। और अंगक मतलब क्या है? इसके अंदर में जो भाग ले रहा है, स्टोमाटा ना, अंदर में जो रंध्र भाग ले रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? हरित लवक। यानी वो क्रियाएं होती है ना, वही हरित लवक होती है, अंगक कहते हैं उसी को ना, जो अंदर जो क्रिया भाग लेती है ना। ये पत्ती तो है आपको बस
ये अंग हो गया, लेकिन उसके अंदर जो भी भाग लेते हैं ना, अंग सिस्टम जो भाग लेते हैं उसी को अंगक बोला जाता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरित लवक। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार, ब्रेक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर देखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर। लीवर क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आके, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप जानते हैं आखिर पेड़ पौधे ना स्वपोषी कौन होते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनके लिए क्या क्या चाहिए? आपको देखेंगे CO2 चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और आपको जल चाहिए, और आपको क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए। यही 4 गो चाहिए अपना कच्चा पदार्थ जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या इसमें ऑक्सीजन कहीं आया? जी नहीं, ऑक्सीजन कहीं नहीं आया। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे ना? आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो ऑप्शन ए, कुटपाद के द्वारा। अमीबा क्या होते हैं? अमीबा मान लीजिए, यहाँ अमीबा का हम चित्र बना दिए, और यहाँ देखेंगे अपना भोजन देखेंगे तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ के क्या करते हैं? अपने अंदर कर लेते हैं। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। ये अमीबा कहीं भी, अमीबा के अंदर कहीं भी एक जगह कहीं क्या होगा? अमीबा के अंदर कहीं भी एक जगह क्या होगा? आखिर केंद्रक होगा। क्या होगा? कहीं भी एक जगह केंद्रक होगा। केंद्रक भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। जब उसका सिर्फ आकार ही अनिश्चित होगा तो केंद्रक भी अनिश्चित ही होगा, कहीं भी केंद्रक बन सकता है, रह सकता है। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ना? तो 30.5 किलो जूल बाई मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 51 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायक होते हैं? तो रक्त बिम्बाणु सहायक होते हैं। विटामिन के भी सहायक होता है रक्त को थक्का बनाने में। यानी देखिए, किसी व्यक्ति को कटता है तो खून अत्यधिक मात्रा में गिरता है, और किसी व्यक्ति को अगर कटता है, जैसे पकड़ के दाब दे दिएगा तो क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रियाएं पूर्ण होती हैं। पाचन क्रियाएं क्या होती है? पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण यानी कहाँ होगी? तो हम अभी बतलाएं आखिर जब शुरू कहाँ होती है? तो मुंह में होती है। अब शुरू कहाँ होती है? तो मुंह में होती है। और अंत कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है, जो रेक्टम के द्वारा क्या होते हैं? बाहर भोजन पचकर निकल जाते हैं बाहर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छोटी आंत में। यहाँ प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? जो छोटी आंत के दीवार से जो ग्रंथियाँ जो निकलती है ना, बता क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आंतरस और सकस और एंटेरिकस क्या होते हैं? ये ऑप्शन दोनों होंगे, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। ये दोनों पाए जाएंगे, यानी डी ऑप्शन डी में होगा ए और बी, यानी दोनों आपका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अब देखेंगे, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। बच्चों में दांत देखिए, जिसे बोलते हैं दूधा के दांत ना, दूध के दांत क्या होते हैं? 20 गो होता है, जो 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक सभी दांत क्या होते हैं? गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद जब दांत जमते हैं, टोटल कितने होते हैं? 32 दांत जम गए।
तो 20 ये और 32 ये, टोटल दांत कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? तो 52। टोटल कितने हो गए? तो 52, यानी एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में उनके मुंह में 52 दांत जमते और इधर उधर साइड से जम जाता है, उसकी काउंट नहीं है यहाँ पे ना। एक जो जेन्युइन है, एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में उनके मुंह में 52 दांत जमते हैं। तो ये दूध के दांत बोलते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। 32 दांत जो टूट जाते हैं तो दुर्भाग्य से ही निकलते हैं, नहीं तो दूसरी जगह पे दूसरा दांत पत्थर या कुछ और का लगाना पड़ता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 54 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा 2 ही होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो स्वाद, अगर किसी पदार्थ को हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाना खाए चाहे जो भी है, तो हमारे जीभ के द्वारा ही क्या होते हैं, ये स्वाद कलियाँ मालूम चलती है। यहाँ पे अपने जीभ पर देखेंगे ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे आपको पदार्थ आपको दिख रहे हैं, जिसे बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं ना। यही स्वाद को क्या करते हैं, हमको मालूम चलता है। जीभ पर ना अनेकों प्रकार के स्वाद हम खाते हैं तो मालूम चलता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर जो मूलांकुर होते हैं, जीभ के ऊपरी सतह पर ना, यहीं से स्वाद मालूम चलता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय यानी पेट के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका कार्डिएक कहा जाता है। ऑप्शन का हो जाएगा सी आपका उत्तर कार्डिएक कहा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। मुख के गुहा के पिछले भाग को क्या बोलते हैं? तो ग्रसनी बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे ना, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो यहाँ पे देखेंगे ना, स्थानांतरण। स्थानांतरण, मान लीजिए हम जगह चेंज कर रहे हैं, ध्यान समझेंगे इसमें कौन सजीव के यानी सजीव के लक्षण है। हम भी जिंदा है और पेड़ पौधे भी जिंदा है, वो भी श्वसन क्रिया कर रहे हैं और श्वसन की क्रिया हम भी कर रहे हैं। तो ये कैसे? स्थानांतरण मतलब क्या है? जगह चेंज करना। तो क्या पेड़ पौधे जगह चेंज करते हैं? जी नहीं, पेड़ पौधे जगह चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण बात करें क्या, हम लोग पेड़ पौधे के छोड़ करके जितने भी जीव हैं जो चल फिर सकते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? जी नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। देखेंगे और प्रकाश संश्लेषण के एक और नहीं करता है, जो अमर बेल होता है। अमर बेल होता है, अमर बेल ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। और एक अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो किसी दूसरे पेड़ पौधे पर ये जा करके अपना खुद पूरा चारों ओर से छाप लेता है। छाप करके वहाँ पे जो मुलायम कली जहाँ से निकलती है ना, वहाँ पर छिद्र बना करके अपना क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले थोड़ा सा। चलिए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्वसन की क्रिया। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, श्वसन की क्रिया। देखेंगे जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चर और एक क्या होते हैं? अचर। चर मतलब क्या है? चलने वाला। चर मतलब क्या है? चलने वाला। चर मतलब चलने वाला। अचर मतलब नहीं चलने वाला। ये क्या है? नहीं चलने वाला। जीव कितने प्रकार के? तो जीव 2 प्रकार के, एक चर एक अचर। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला। आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे श्वसन की क्रिया निम्नलिखित में से कौन से मुख्य लक्षण है जीवों का? तो श्वसन की क्रिया ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। यानी छोटी आंत एवं बड़ी आंत के छोटी आंत एवं बड़ी आंत के ना जोड़ पर एक नलीनुमा
रचना को क्या कहते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सिक्कम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार है अगला प्रश्न, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन पचता है इसमें किसकी भूमिका होती है? तो पित्त रस के भी होगी, अग्नाशय रस के भी होगी और आंत रस के भी होगी, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी का हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह अमाशय में अनपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस प्रकार, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया बनता है। अमोनिया का अणु सूत्र होगा NH3। अमोनिया का होता है, अमोनिया बनता है अमीनो अम्ल के विखंडन से टूटने से। अगला प्रश्न है इस प्रकार है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी ऑप्शन डी आपका परफेक्ट है। ऑप्शन डी आपका उत्तर है। हाँ, अगला प्रश्न है चाइल का अवशोषण होता है, यानी ऑप्शन ए इलियम में दिया है, ऑप्शन बी जेजुनम में, ऑप्शन सी कोलन में, ऑप्शन डी रेक्टन में। तो आपका उत्तर होगा इलियम में। आपका 65 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार, देखेंगे मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? क्या होगा यहाँ पे? अपेंडिक्स। क्या है ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग ये क्या होता है ना, जिसकी हम क्या करते हैं कि कोई इसका बॉडी में अपने शरीर में अपेंडिक्स दाहिने भाग में होता है जिसका कोई काम नहीं होता है ना। जैसे बंदर का पूछ, हम लोग में पूछ था जिसका कोई काम नहीं है ना, वही क्या होता है? अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो अपेंडिक्स से क्या होता है? ये कोई काम नहीं है। यही आपका उत्तर होगा ना, अपेंडिक्स आपका ऑप्शन बी उत्तर होगा। और अपेंडिक्स अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो दर्द रहता है तो उसको ऑपरेशन करा लेना ही बेहतर होता है ना। कभी कभी ये दर्द करता है तो बहुत खतरनाक करता है, और ये ऑपरेशन करा लेने के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आखिर दांत अस्थि क्षय कारण है। दांत अस्थि क्षय का कारण है मीठी चीज का खाना। यानी हम कोई वस्तु, मीठी चॉकलेट या मिठाई खाते हैं और कूला नहीं करते हैं। क्या? पानी से हम कूला नहीं करते हैं, हम पानी पीकर अंदर नहीं करते हैं, तो अपने मुंह में मिठाई का मीठा जो है रहता है, और बैक्टीरिया का होता है मुंह में रहते हैं। तो क्या होते हैं कि पूरे जो दांत के जो अंदर में जो जगह होता है, जिसे हम गांसा बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अगर पतला जगह होता है, उसी के अंदर प्रवेश करके अपना जगह का बनाते रहते हैं। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करते रहते हैं। दांतों को सफाई न करना, यानी ऑप्शन डी आपका, ये सभी इनके गुण मिल रहे हैं, परफेक्ट आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आखिर डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? यानी इनामिल कहते हैं ना। ये दांत हो गए ना, ये दांत हो गए और इनके ऊपर ये क्या होते हैं? इनामिल के क्या होते हैं? परत होते हैं, यही रक्षा करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को, चाहे जिसको, अगर जो व्यक्ति कठोर है वह सबसे पहले वो क्या होता है? टूटता है। तो अपने शरीर में सबसे कठोर क्या होता है? सबसे कठोर रहता है, घमंड है तो दांत का ही है, और अपने शरीर सबसे पहले छोड़ता है, सांस छोड़ता है शरीर का तो दांत ही छोड़ता है। इसलिए कठोर नहीं रहना चाहिए, मुलायम बनकर रहना चाहिए ना। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो ये है आपका, क्या है? ये मजबूत हड्डी है ना। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न इस प्रकार है, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है तो किसके द्वारा होगा? तो कोशिका मुख के द्वारा होगा। आपका ऑप्शन बी
उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अंगक इकाई ना, अंगक इकाई। यहाँ पर देखेंगे ना, अंग क्या है और अंगक क्या है और इकाई क्या है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आपका सी होगा। प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो क्लोरोफिल आपका उत्तर हो जाएगा ना। इस बात को ध्यान से रखेंगे याद। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है, देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के जो पेड़ पौधे क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का भी निर्माण होता है, ग्लूकोज का भी निर्माण होता है और ऑक्सीजन का भी ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो क्या करते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लिए कौन, पेड़ पौधे, और C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया। ये दोनों क्या किए, आप ग्रहण कर लिए, ये ग्रहण कर लिए और ग्रहण करके ना ये उत्पाद यानी ग्लूकोज के, अब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण किए, अब देते हैं ऑक्सीजन, वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में रात में क्या होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन में लेते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। यही क्या होता है कि फिर दिक्कत होने लगता है, रात में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ पौधे के पास, खास करके कटहल के पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा ना। खास करके ऑप्शन बी ही लगाइएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आपका दोनों हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो मृतजीवी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मृतजीवी विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करती है, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा भित्तीय कोशिका। क्या होगा आपका ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाएगी। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा का याद रखेंगे, अमीबा पैरामीशियम इग्लिना यीस्ट ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा का क्या होता है, अमीबा का आकार का होता है, अनिश्चित होता है। देखेंगे अगला 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान यानी उपस्थित रहते हैं, तो जीव द्रव्य में सारे गुण विद्यमान यानी उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी हुई होती है। किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ी हुई होती हैं। ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निगल द्वार के द्वारा ना जुड़ी हुई होती हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, तो देखेंगे शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एककोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, यानी इनमें से क्या होगा, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ग्रहणी भाग है, देखेंगे मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी
का आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत का क्या है, ग्रहणी एक भाग है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन होगा 82 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। आखिर वैसी विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों के ग्रहण करके, यानी जीव जंतु ना पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उनका उपयोग करते हैं अपने जनन के लिए और वृद्धि के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको कहा जाएगा, तो पोषण आपका उत्तर होगा, पोषण कहा जाएगा। तो अब इस तरह कुल 82 क्वेश्चन हुए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन भेजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे, और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद। चलो काटा।